दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2012 के प्रश्न पत्र को कवर कर रहे थे, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों ऑलरेडी 110 नंबर प्रश्न तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में दोस्तों हम यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2012 का जो प्रश्न पत्र था जीएस का, उसमें दोस्तों हम 111 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने लगभग 2013 से 2023 तक के प्रश्न पत्र को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों हम यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2012 के प्रश्न पत्र को देखेंगे और इसी के साथ दोस्तों हम यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2012 के प्रश्न पत्र को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 110 नंबर प्रश्न को एक बार और देखेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? क्या है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो याद रखिए दोस्तों, सर्विस सेक्टर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। सर्विस सेक्टर का योगदान है दोस्तों 52%, याद रखें। फिर दोस्तों हमारा औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है 30% और दोस्तों हमारा सबसे लास्ट है वह है दोस्तों कृषि यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान है दोस्तों 17%, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारा सर्विस सेक्टर का योगदान है दोस्तों 52%, ठीक है। फिर है औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है 30% और दोस्तों हमारा कृषि क्षेत्र का योगदान है 17%। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो याद रखिए सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो याद रखिए WPI यानी कि होल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। फिर से देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो याद रखिए थोक मूल्य सूचकांक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और वर्तमान में दोस्तों यह भी याद रखें कि थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वह है 2011-12। यह भी कई बार पेपर में पूछा गया है कि वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है, ठीक है। 112 नंबर प्रश्न को देखेंगे यहाँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ 112 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ देखें 112 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किया जाते हैं? क्या है? निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो याद रखें दोस्तों सड़कें, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखें कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो याद रखें दोस्तों सड़कें। यहाँ देखें प्राकृतिक पूंजी में समस्त पारिस्थितिक तंत्र जैसे मत्स्य पालन और वनों, मिट्टी, पोषक तत्व एवं पुनर्चक्रण, परागण एवं समस्त जल विद्युत चक्र, खनिज आदि को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। अतः सड़क प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखें निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? क्या है? तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? तो याद रखें 37.2% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है दोस्तों तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? तो याद रखें 37.2% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? तो 37.2%, ठीक है। डिटेल देख लें। वर्ष 2005 में दोस्तों योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ कार्यदल का गठन किया, ठीक है। डेट याद रखिए 2005 में, ठीक है। कह रहा है 2009 में प्रस्तुत की गई अपने रिपोर्ट में तेंदुलकर समिति ने 2004-05 में भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का 37.2% आकलित किया। यही प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। इस संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी दोस्तों 41.8% एवं शहरी गरीबी दोस्तों 25.7% है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमारा तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था? 2005 में, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 2009 में, जिसके अनुसार दोस्तों 2004-05 में भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत था 37.2%। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यही प्रश्न में हमारा पूछा गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? क्या है?
कह रहा है दोस्तों कि दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे देहरादून में। ठीक है, देहरादून कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में, यह भी याद रखें। ठीक है, फिर देखें दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, तो याद रखें ऑप्शन बी हमारा देहरादून। यहाँ देखें दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान का हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है। यह भी याद रखें कि यह दोस्तों 1997 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसका क्षेत्रीय केंद्र दोस्तों चेन्नई में स्थित है, इस पॉइंट को भी याद रखिए। ठीक है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान का हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है, जो 1997 में स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्रीय केंद्र दोस्तों चेन्नई में स्थित है। ठीक है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान क्या है, दृष्टि विकलांग हेतु दोस्तों राष्ट्रीय संस्थान का हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है, जो 1997 में स्थापित किया गया था और इसका क्षेत्रीय केंद्र चेन्नई में स्थित है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान का हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है, जो 1997 में स्थापित किया गया था और इसका क्षेत्रीय केंद्र दोस्तों चेन्नई में स्थित है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों 115 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया, इस पॉइंट को याद रखिए। भारत हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हम सही आंसर मार्क करेंगे। यहाँ देखें निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया, तो याद रखिए भारत ने इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम यानी कि फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम दोस्तों, ठीक है, 1951 में भारत द्वारा अपनाया गया था। जनसंख्या विस्फोट की समस्या को देखते हुए वर्ष 1952 में भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीति विकसित की। लगभग उसी समय अंतर्राष्ट्रीय नियोजन पितृत्व फाउंडेशन और जनसंख्या परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखें कि निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की बात कर रहा है, तो याद रखिए दोस्तों भारत ने इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऊपर के प्रश्न को फिर देखेंगे। कह रहा है कि दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों देहरादून में। ठीक है, फिर देखिए कि दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिए दोस्तों देहरादून इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना 1997 में की गई दोस्तों और इसका क्षेत्रीय केंद्र है दोस्तों चेन्नई में। ठीक है, इसका क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है दोस्तों, चेन्नई में स्थित है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखें निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया, तो याद रखिए ऑप्शन सी भारत ने इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में भारत द्वारा अपनाया गया था। जनसंख्या विस्फोट की समस्या को देखते हुए वर्ष 1952 में भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीति विकसित की। लगभग उसी समय अंतर्राष्ट्रीय नियोजन पितृत्व फाउंडेशन और जनसंख्या परिषद की स्थापना की गई थी, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, 116 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा है दोस्तों भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है। ठीक है, क्या है, कह रहा है भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों ग्रामीण बैंकिंग से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे, वह है दोस्तों ग्रामीण बैंकिंग से। ठीक है, कह रहा है कि स्वाभिमान केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2012 तक 2000 से अधिक आबादी वाले लोगों के निवास में बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एक वित्तीय सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, तथा वित्तीय समावेशन पर यह राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम फरवरी 2011 में शुरू किया गया, जिसमें समाज के वंचित वर्गों को बैंकिंग नेटवर्क में लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो हमारी स्वाभिमान योजना है दोस्तों यह फरवरी 2011 में स्टार्ट की गई थी और ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित यह एक योजना है हमारी स्वाभिमान योजना, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, तो याद रखिए ग्रामीण बैंकिंग से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, यानी कि रूरल बैंकिंग से। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर इसका मार्क करेंगे। 117 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, तो याद रखें 2008 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, तो याद रखें 2008 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, तो 2008 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, तो 2008 में, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है असंगठित श्रमिक सामाजिक अधिनियम को 2008 में पारित किया गया। यह अधिनियम राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को एक संविधान उपलब्ध कराता है
जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र में आने वाले बुनकरों, हथकरघा श्रमिकों, चमड़ा कार्यकर्ताओं, बीड़ी मजदूरों इत्यादि के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। ठीक है, डेट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और यह भी याद रखिए यह किस मिनिस्ट्री की तहत आता है हमारा, तो यह इससे संबंधित जो मिनिस्ट्री है वह है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, तो याद रखें ऑप्शन सी 2008 बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। 118 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। क्या है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे कौन, वह है दोस्तों हमारे विजय केलकर। ठीक है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों विजय केलकर, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखें दोस्तों विजय केलकर। 14वें के कौन है, तो याद रखें दोस्तों वाई रेड्डी। क्या है, 14वें के कौन है, वाई रेड्डी। 15वें के हैं दोस्तों एनके सिंह और 16वें के दोस्तों नियुक्त किए गए हैं अरविंद पनगड़िया, यह भी पॉइंट याद रखिए। ठीक है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, विजय केलकर। ठीक है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, विजय केलकर। ठीक है, 14वें के थे दोस्तों वह थे वाई रेड्डी। ठीक है, 15वें के थे दोस्तों एनके सिंह यानी कि नंद कुमार सिंह दोस्तों। और याद रखिएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन, वह है दोस्तों हमारे अरविंद पनगड़िया जी, जो कि दोस्तों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे, इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों हमारे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वह थे दोस्तों केसी नियोगी, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, विजय केलकर, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन, वह है हमारे वाई रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों एनके सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अरविंद पनगड़िया, और अरविंद पनगड़िया ही दोस्तों हमारे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए 119 नंबर प्रश्न हम बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। और यह भी याद रखें दोस्तों कि वित्त आयोग का प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के तहत किया गया है, इस पॉइंट को याद रखें। और वित्त आयोग दोस्तों एक संवैधानिक संस्था है, इस पॉइंट को भी याद रखें। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर होगा जल विद्युत। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखें, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, तो याद रखिए दोस्तों जल विद्युत, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, फिर देखिए, फिर से देखें दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, कह रहा दोस्तों भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो याद रखें दोस्तों जल विद्युत, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का उत्तम तरीका जल विद्युत है, जो कि प्रदूषण रहित है और लंबी अवधि तक क्या है उपलब्ध तरीका है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो जल विद्युत। ठीक है, फिर देखें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो याद रखें जो खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों वह है हमारा सरसों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों सरसों। ठीक है, जबकि दोस्तों हमारी मूंगफली, कपास, मक्का या दोस्तों क्या है, ये सभी हमारे खरीफ की फसल है, जबकि सरसों हमारी दोस्तों रबी की फसल है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो याद रखें दोस्तों सरसों। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा अक्टूबर के आसपास इनकी कटाई की जाती है। मक्का, चावल, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास इसकी प्रमुख फसलें हैं, याद रखिएगा। जबकि सरसों रबी की फसल है जिसकी कटाई दोस्तों अप्रैल के आसपास होती है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, खरीफ की फसलें दोस्तों जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा अक्टूबर के आसपास इनकी कटाई होती है। मक्का, चावल, मूंगफली, ठीक है, याद रखिएगा मक्का, चावल, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास इसकी प्रमुख फसलें हैं, यानी कि ये सभी दोस्तों हमारी खरीफ फसलें हैं, इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, कह रहा है खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर के आसपास इनकी कटाई की जाती है। मक्का, चावल, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास क्या है इसकी प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, जबकि सरसों दोस्तों रबी की फसल है जिसका कटाई अप्रैल के आसपास किया जाता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे के पॉइंट की तरफ देखेंगे, आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं यहाँ पे। 121 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है, तो याद रखें दोस्तों आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है, तो याद रखें दोस्तों आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखें, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है, तो याद रखें दोस्तों आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जनसंख्या एवं नगरीकरण नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, देखेंगे इसके प्रश्नों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिए सारे प्रश्नों को। चलिए 122 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों अंडमान और निकोबार। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो याद रखिए दोस्तों अंडमान और निकोबार। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार अतः अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो याद रखिए दोस्तों अंडमान और निकोबार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 123 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे। ठीक है, कह रहा दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो सर्वाधिक है? तो याद रखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो याद रखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु लिंगानुपात है 969 प्रति 1000। ठीक है, हरियाणा में है 834 प्रति 1000 और उत्तर प्रदेश में है दोस्तों 902 प्रति 1000 तथा पंजाब में है 846 प्रति 1000। अतः दिए गए राज्यों में छत्तीसगढ़ में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। याद रखिएगा 1000 प्रति 969। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश का भी याद रखिएगा 1000 पे प्रति 902। ठीक है, 1000 पे 902 है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश में चाइल्ड सेक्स रेशियो और दोस्तों छत्तीसगढ़ में है 1000 पे 969। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए 124 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो याद रखिए 17.5% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो याद रखिए 17.5% बिल्कुल राइट आंसर होगा। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो याद रखिए दोस्तों 17.5% इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों को देखेंगे। क्या कह रहे हैं हमारे आगे के प्रश्न। चलिए 125 नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। क्या है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है? तो याद रखें दोस्तों थार मरुस्थल। ठीक है, क्या है, जो कि कहाँ स्थित है? हमारे भारत में। इस पॉइंट को याद रखिए, भारत के राजस्थान राज्य में। ठीक है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है तो याद रखिए दोस्तों थार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है जो अब भारत व पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, यह दोस्तों कह रहा है क्या है, यह 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या है, यह 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ रहने वाली जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय दोस्तों कृषि व पशुपालन है। इस पॉइंट को भी याद रखिए। तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है दोस्तों थार। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, 126 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नों को देखेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो राइट आंसर मार्क करेंगे प्रतापगढ़। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो याद रखिएगा दोस्तों प्रतापगढ़। ठीक है, फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? प्रश्न पुराना हो चुका है दोस्तों, इसलिए हम नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए 129 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। देखें, ठीक है, कह रहा दोस्तों उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? क्या है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर मार्क करेंगे कुल स्थानों का 1/3 यानी कि 33%। ठीक है, कह रहा उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो याद रखें दोस्तों कुल स्थानों का 1/3। ठीक है, अब बढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम विविध के प्रश्नों की तरफ। इसमें केवल वही प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों जो आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सारे हमारे करंट के प्रश्न हैं और जो आगामी परीक्षा में करंट के प्रश्न पूछे जाएंगे वह अपडेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे करंट के प्रश्न अब पुराने हो चुके हैं या आगामी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें केवल वही प्रश्न हम देख लेते हैं जो हमारी आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते रहें। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ 144 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, एक पुस्तक की बात कर रहा है। देखें पुस्तक का नाम देखें क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है? कई बार पूछा गया प्रश्न है।
तो याद रखें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विनोद मेहता। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें। कह रहा है निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉयज शीर्षक से लिखी है? तो याद रखिए दोस्तों, विनोद मेहता इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉयज शीर्षक से लिखी है? तो याद रखें दोस्तों, विनोद मेहता इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने जो हमारा 2012 का प्रश्न पत्र था उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जो हमारी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2012 का प्रश्न पत्र था उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब जो अगली वीडियो में देखेंगे वह देखेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2011 के प्रश्न पत्र को। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं। आप लोग लगातार जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं उसको वीडियो से रिवीजन करते चलिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पूर्व वर्षों के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में दोस्तों हूबहू रिपीट कर जाते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।